रश्मि अपनी ननद कनिका के साथ बहुत खुश थी। रश्मि बहुत ही सुंदर और गोरी थी, लेकिन उसकी ननद कनिका काली थी। रूप रंग के चलते उन दोनों में आपस में कोई भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन जब भी वो दोनों साथ में होती थी तो लोग उनके बीच भेदभाव जरूर करते थे। एक दिन सुबह के समय दोनों साथ में मंदिर जा रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन कमला मिल जाती है। बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि हमेशा हर जगह अपनी इस काली कलूटी ननद को मत ले जाया कर। इसे तेरे साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे चांद पर ग्रहण लग गया हो। आंटी जी, आप जैसे लोग होते हो जो लोगों को उनकी सीरत से नहीं बल्कि सूरत से जज करते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, इसलिए मेरे सामने तो आप ये गोरे काले का राग मत ही गाना। बहू, मैं तो तुझे बस समझा रही हूँ कि अपनी ननद को धूप में लेकर मत निकला कर, वरना पहले ही काली भूत है, धूप में निकलेगी तो और हो जाएगी। आंटी जी, आप अपनी कम हाइट वाली लड़की की चिंता करिए जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, बाकी अपनी ननद को मैं देख लूंगी। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नाटी बोलने की? वो जैसी भी है मेरी बहुत लाडली है, और वो पढ़ी लिखी है या नहीं इससे तुझे क्या मतलब? वाह, क्या बात है आंटी जी, मैंने आपकी बेटी को नाटी बोल दिया तो आपको बहुत परेशानी हो गई, बहुत बुरा लग गया, लेकिन वही चीज जब आप मेरी ननद को बोल रही हो तब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। जाने दीजिए भाभी, आप किस किस से मेरे लिए लड़ेंगी? आप बिना बात के मेरी चिंता कर रही हो। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ननद जी, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है, और जो आपके खिलाफ बोलेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुझे इतना बुरा लग गया? लोग सही कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। देखिए आंटी जी, आपको भी अच्छे से पता है कि आपने क्या बोला है क्या नहीं, लेकिन मैं सुबह के समय आपसे बहस करके अपना और मूड खराब नहीं करना चाहती, इसलिए आज आपको छोड़ रही हूँ। आगे से मेरी ननद के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। चलो ननद जी। रश्मि इतना कहकर अपनी ननद को लेकर मंदिर चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों पूजा करके वापस आते टाइम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। रश्मि को उदास और चुपचाप बैठी देखकर कनिका उससे बात करने की कोशिश करती है। क्या हुआ भाभी, आपने मुंह क्यों बनाया हुआ है? मुझसे बात कीजिए ना। अभी मुझे किसी से कोई बात करने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं आजकल दुनिया में कैसे कैसे लोग बसे हैं। मुझे पता है आपका मूड कमला आंटी की वजह से खराब है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप उनकी बातों पर इतना ध्यान क्यों देती हो। भूल जाइए, जाने दीजिए। कैसे भूल जाऊं ननद जी, खुद की बेटी 4 बार भाग चुकी है, कभी स्कूल गई नहीं है, शुरू होने से पहले ही खत्म है। उसके अंदर ही इतनी कमियां ना देखकर तुम्हारे रूप रंग पर उंगली उठा रही है, बल्कि तुम अच्छी पढ़ी लिखी सरकारी टीचर हो। आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हारे रंग को नहीं बल्कि काबिलियत को देखेगा। जब आपको इतना विश्वास है तो फिर मन छोटा क्यों कर रही हो? भूल जाइए ना उस बात को। चलिए घर चलते हैं, भैया इंतजार कर रहे होंगे, बहुत देर हो गई है। कनिका अपनी भाभी के साथ घर वापस आ जाती है और देखती है कि उसका भाई युग रसोई में नाश्ता बना रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। ये क्या हो रहा है? कहीं हम कोई सपना तो सपना नहीं देख रहे? क्या यार, तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। अरे इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? भाई, आज आप किचन में क्या कर रहे हो? वो तुम दोनों को मंदिर से आने में समय लग रहा था और मुझे ऑफिस जाना नहीं था। घर में बैठे बैठे बोर हो जाता तो सोचा आज तुम लोगों के लिए नाश्ता मैं बनाता हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे हम भी रोज एक जैसा बना बना कर बोर हो गए थे, इस बहाने हमें भी कुछ अच्छा और नया खाने को मिलेगा। ठीक है, तुम लोग बाहर जाके बैठो, क्योंकि तुम लोग ऐसे यहाँ पे खड़ी रही ना तो मैं तो नहीं बना पाऊंगा कुछ भी, इसलिए कह रहा हूँ बाहर जाओ। ठीक है भाई, हम जा रहे हैं, आप आराम से बनाओ, लेकिन हाँ बस इतना याद रखना, नाश्ता है, डिनर नहीं। तुझे क्या लगता है मैं स्लो खाना बनाता हूँ कि अगर मैं बनाने बैठा तो सुबह से रात हो जाएगी? ले, नहीं बनाना मुझे, तू ही बना। नहीं नहीं, रुकिए, आप कहाँ चल दिए? ननद जी तो मजाक कर रही थी, आप बनाइए। रश्मि और कनिका हॉल में जाकर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद युग उनके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लेकर आता है, जिसे खाकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। दिन यूं ही बीतते हैं। तभी एक दिन युग अपनी पत्नी और बहन के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ सभी उसकी बहन और पत्नी को देखकर हंसने लगते हैं। तभी उनकी एक दूर की रिश्तेदार उनके पास आती है और बोलती है, युग बेटा, ये कनिका है ना तुम्हारी बहन? हाँ आंटी जी, ये वही है, लेकिन आपने इसे पहचाना कैसे? हम तो काफी समय बाद मिले हैं। बेटा, मैंने तुझे नहीं बल्कि तेरे साथ तेरी इस काली बहन को देखकर पहचान गई। ये तो बचपन से भी ज्यादा काली हो गई है। लोग कहते हैं बड़े होने पर रंग रूप में कुछ तो फर्क पड़ता है,
लेकिन लगता है इस पर तो उल्टा ही असर हो गया। अरे ये कौन है युग जी जो आपकी बहन के बारे में ऐसे बोल रही है और आप आराम से खड़े होकर सुन रहे हैं? तुम कौन हो जो मुझ पे उंगली उठा रही हो? मैं कनिका की भाभी हूँ और युग जी की पत्नी। अरे वाह युग, पत्नी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा ढूंढा है तूने। तेरी पत्नी कितनी सुंदर है। शुक्रिया आंटी जी मेरी तारीफ करने के लिए। मेरी ननद की बुराई करके अच्छा नहीं किया आपने। बहू अगर तुझे बुरा लगा हो तो माफ कर, लेकिन मैंने तो बस जो सच था वही बोल दिया। कोई बात नहीं आंटी जी, अब हमें देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। युग अपनी पत्नी और बहन को जबरदस्ती घर लेकर आता है। तभी रश्मि गुस्से में युग से बोलती है, युग जी आपने मुझे उस औरत को ठीक से जवाब क्यों नहीं देने दिया? उसे भी पता चलना चाहिए कि मेरी ननद में कोई कमी नहीं है। रश्मि ये तुम्हें लगता है, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है। कनिका का रंग काला है, जिसके कारण उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई। मतलब आप भी उन लोगों में से हैं जो पहले सूरत देखते हैं, उसके अंदर क्या गुण है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं नहीं, लेकिन आजकल सभी लोग सूरत देखते हैं। युग और रश्मि आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी कमला अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर उनके पास आती है। बहू तूने कहा था ना कि रूप रंग मैटर नहीं करता। आज उसी के दम पर मैंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और बहुत पढ़े लिखे अमीर घर में तय कर दी है। क्या? लेकिन कब? कैसे? कल की शादी है। उनके यहाँ डायरेक्ट शादी ही होती है, सारी रस्में उसी दिन होती हैं। चलो अच्छा है आंटी जी, किसी का तो घर बसेगा। मैं तो कनिका का रिश्ता ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। क्या कर सकते हैं बेटा, सब कुछ किस्मत की बात होती है। मेरी बेटी कनिका से छोटी है, फिर भी उसकी शादी हो रही है, लेकिन कनिका की अभी तक कहीं बात नहीं बनी। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बारात आती है और रश्मि लड़के को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वो शहर से टॉप अमीर लोगों में से एक था। उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। तभी वो मौका देखकर उसे बात करने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कमला की बेटी ने उसकी ननद की डिग्री दिखाकर लड़के को इम्प्रेस किया है। तभी वो लड़के को सब सच बता देती है और लड़का कमला से बोलता है, आंटी जी ये क्या कह रही है? आपकी बेटी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन आपने तो कहा था उसने पीएचडी कर रखी है, और ये डिग्रियां तो ये कह रही है इनकी ननद की है। नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ। एक जैसा सरनेम होने के कारण इन्होंने ये गेम खेला। माफ करिए आंटी जी, मैं आपकी बेटी का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन झूठ पर बना रिश्ता ज्यादा दिन टिकता नहीं है, इसलिए मुझे सब सच बताना पड़ रहा है। देखिए क्या सच है क्या झूठ, ये सब तो मैंने देख लिया, लेकिन अब मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिएगा आप। लड़के वाले तुरंत शादी तोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सभी रश्मि और युग के घर आते हैं और कनिका को अपने घर की बहू बनाने की बात करते हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। और इसी तरह से रश्मि काली ननद की शादी ऐसे घर में करवाने को कामयाब हो जाती है जो उसकी सूरत और रंग नहीं बल्कि उसके गुणों को देखते हैं। शारदा सुबह पूजा करने के बाद अपनी बहू मुस्कान को आवाजें लगाती। अरे बहू तेरी चाय बनी कि नहीं? मैंने नहा लिया है और पूजा भी कर लिया, लेकिन तेरी चाय तो अब तक बनने को राजी नहीं है। बस माँ जी हो गया, ला रही हूँ। हाँ हाँ, बिना बोले आज तक मुझे कभी चाय मिल जाए, ये कभी हुआ है? अच्छा चाय रख दे यहाँ। और आज क्या बना रही है? माँ जी आप बताइए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। हाँ तो आज तू भी हलवा ही बना ले, कल जो हलवा तूने बनाया था ना वो बड़ा ही अच्छा था। जी माँ जी आप जैसा कहें, मैं हलवा ही बना देती हूँ। मुस्कान अपनी सास के कहने पर हलवा बना देती है, लेकिन जब घर का काम करने के बाद खाना खाने जाती है तो वो देखती है उसके लिए हलवा बचा ही नहीं था। माँ जी मैंने जो इतना सारा हलवा बनाया था, आप खा गई या विमला काकी आई थी उन्हें खिला दिया आपने? अरे बहू तेरे हाथों का हलवा खाकर तो मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा था किसी हलवाई ने बनाया हो। मैंने थोड़ा सा ही हलवा लिया था, लेकिन फिर मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने सारा ही खा लिया। कितनी भूखी है मेरी सास, 4-5 लोग तो आराम से खा ही लेते, इतना तो था ही उसमें। अब देर शाम मुस्कान हॉल में बैठी हुई सब्जियां काट रही होती है, तभी शारदा वहाँ आती है। बहू शाम को क्या बना रही है? ये कद्दू क्या? अरे ना ना, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि घर में सिर्फ हरी सब्जियां ही बनेंगी, और उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि कद्दू बनाओ, माँ भी यही खाएगी।
अरे उस नालायक को क्या बोल तो ऐसे देता है जैसे मुझे ना जाने कितना ही पसंद हो। माँ जी, ये हरी साग सब्जी तो मैं भी खा लेती हूँ, पर इसकी असल में आपको जरूरत है। अरे नहीं नहीं बहू, तू ये सब राजीव के लिए बना दे, लेकिन मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगा सकती। 2 रोटी तो खाती हूँ, उसमें भी अगर ऐसी सब्जी खाने को मिले तो मैं समय से पहले ही निपट जाऊंगी। बेटे से ज्यादा तो माँ के नखरे हैं यहाँ। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और बस फरमाइशों की लिस्ट थमा देती है मुझे। अच्छा बहू, और क्या कुछ आता है तुझे बनाने, जरा बता तो। कुछ अच्छा सा बना दे तू मेरे लिए। माँ जी, जो आता था मैंने आपको बनाकर खिला दिया, बाकी तो मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। बहू देख, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो कुछ अच्छा सा ही बनाना। मुस्कान की सास शारदा अच्छे खाने की शौकीन थी। अब मुस्कान भी अपनी सास की फरमाइशों से परेशान हो रही थी, लेकिन शारदा भी अपनी सुबह शाम और रात के खानों पर ज्यादा ही ध्यान दिया करती थी। अरे मुस्कान, खाने में क्या बनाया है? जल्दी से लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आपके लिए तो कद्दू बनाया है, लेकिन माँ जी ने मसालेदार छोले बनवाए हैं, और फिर मुझे कह रही थी कि हलवा बना दे। आप उन्हें क्यों नहीं समझाते कि ये सब कितना नुकसान करता है? माँ को तो मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। उनके चक्कर में मैं खुद हरी सब्जियाँ खा रहा हूँ, और उनकी आदत को तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे आदत जरूर लग सकती है। देखिए, माँ जी से अगर मैंने कुछ कहा ना, तो वो कहेंगी कि मुझसे जबान लड़ाती है। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, क्यों वो अपनी सेहत बिगाड़ रही है। अब अगले रोज शारदा मार्केट जाती है और लौटते वक्त समोसे ले आती है। बहू ये ले, समोसे खा ले, और मेरे लिए ना चाय के साथ 2 समोसे और ले आ। अरे माँ, क्या बात है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और क्या खा रहे हो आप लोग? अरे सही समय पर आया है बेटा राजीव। बहू राजीव के लिए चाय और समोसे तो ले आ। समोसे? लेकिन वो तो मैं भी लेकर आया हूँ, मुझे पहले बता दिया होता, मैं समोसे लाता ही नहीं। तू ही हमें बता देता, अब इतने समोसे खाएगा कौन? हाँ माँ जी, ये सभी समोसे ये लेकर आए हैं, और आप तो लाई थी पहले से ही। बहू इतने समोसे खाकर तबीयत ही बिगड़ेगी, और क्या होगा। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय और समोसे स्पेशल लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, ले आओ। अब क्या कर सकते हैं, जब इतने समोसे आ ही गए हैं तो। अब मुस्कान किचन में जाती है और सारे समोसे एक बर्तन में रखती है और सबको तोड़ लेती है, जिसके बाद उसमें प्याज, धनिया का पत्ता, टमाटर डाल के उसके साथ इमली का पानी, चाट मसाला और काजू, किशमिश, बादाम डालकर सबको अच्छे से मिला देती है। माँ जी को हलवा बहुत पसंद है, तो आज माँ जी के लिए स्पेशल समोसे का हलवा बना देती हूँ। बहू क्या है ये, और समोसे कहाँ हैं? तू समोसे ही लाना भूल गई, उसी के इंतजार में तो हम बैठे हैं। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे भूख लगी थी मुझे, इसलिए मैं लेके आया था समोसे। अरे पहले आप ये खाकर तो देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। इसे खाने के बाद आप समोसों को खाना ही भूल जाओगी। अरे बहू, लेकिन ये है क्या? टमाटर प्याज ही दिख रहा है इसमें, वो भी आलू मसाले के साथ। अरे माँ, खा के देखो, लाओ मुझे भी दो, मैं भी टेस्ट करता हूँ। अब दोनों माँ बेटे समोसे के हलवे को खाते हैं, जिन्हें वो बहुत पसंद आता है, और चटपटी चीजें तो शारदा को वैसे ही बहुत पसंद थी। बहू ये क्या बनाया है तूने समोसे का? अरे क्या बताऊं, खाकर तो मजा ही आ गया। माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि इसे खाने के बाद आप समोसों को तो भूल ही जाओगी। अरे क्या बात है बहू, आज क्या बनाया है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे आइए ना विमला काकी, बैठिए, मैं आपके लिए भी लाती हूँ समोसे का हलवा। क्या बात कर रही है बहू, कहीं तू भी अपनी सास के साथ हलवा खाते खाते भूल तो नहीं गई कि वो समोसा है, सूजी, गाजर या मूंग नहीं, जो उसका हलवा बना दिया तूने। अरे विमला, तू खाकर तो देख, एक बार मेरी बहू के हाथ का समोसे का हलवा खा लिया ना, तो तू समोसा खाना भूल जाएगी। चल बहू, जब तुम दोनों इतना जिद ही कर रही हो तो ले आ, मैं भी चखूं जरा। अब मुस्कान भी विमला के लिए समोसे का हलवा लेकर आती है, जिसे विमला बड़े ही चाव से खाती है। अरे विमला आराम से खाना, अरे कोई छीन थोड़ी रहा है, और थोड़ा धीरे धीरे चटकारा ले।
सच में शारदा, क्या हलवा बनाया है, चटपटा सा, खाकर तो मजा ही आ गया। सच में तेरी बहू खाने पीने की चीज बहुत अच्छा बनाती है। मुस्कान के हाथों का बना हुआ समोसे का हलवा सबको बहुत पसंद आता है और वो शारदा से लेकर विमला तक मुस्कान की तारीफ करते हैं। मुस्कान, कुछ भी कहो, तुमसे ज्यादा टेस्टी समोसे का हलवा कोई नहीं बना सकता, लेकिन कहीं माँ को आदत ना लग जाए। अरे आप भी क्या समोसे का हलवा गा रहे हो? मैंने तो मजाक मजाक में उस समोसे का चटपटा बनाकर नमक डाल दिया था। यानी तुमने समोसे ज्यादा होने के कारण ऐसा कुछ बनाया था? हाँ तो, और आप भी ना सच में सोचने लगे हो कि मैंने सच में कोई ऐसी डिश बनाई है। अब अगली सुबह होते ही शारदा अपनी बहू से कहती है, बहू सुन, तू खाने में ना वो हरी सब्जियां बना रही होगी, लेकिन क्या है ना, मेरे लिए कल का बचा हुआ जो समोसा है ना, उसका हलवा रख दियो। अरे माँ जी, मैंने तो ज्यादा समोसों की वजह से समोसों को चटपटा बनाने के लिए कुछ ऐसा किया और उसका नाम समोसे का हलवा रख दिया, और वो कल ही खत्म हो चुका है। अब आप उसे भूल जाइए। कुछ भी कहो, लेकिन समोसे का हलवा तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अब शाम को बहू को कहूँगी कि ऐसा ही कुछ बनाए। अब देर शाम फिर से शारदा ढेर सारे समोसे लेकर आती है और उसे अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू ये ले समोसा, और जल्दी से चाय के साथ तू अपना स्पेशल समोसे का हलवा बना दे, सुबह से खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, ये नाटक वाटक बाद में देख लियो, जा जल्दी से बना ला, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हे प्रभु, मैंने एक और गलती कर दी, समोसे का हलवा बनाकर। अब ये भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। शारदा की आदत छुड़वाने की जगह मुस्कान अपनी सास की आदतों में एक और आदत शामिल कर देती है, और वो थी समोसे का हलवा, जो शारदा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जानकी अपनी 14 साल की बेटी खुशी के साथ हंसी खुशी एक आश्रम में रहा करती थी। खुशी अपनी माँ को देखकर कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि उसकी माँ को आश्रम में बहुत काम करवाया जाता था और ताने भी दिए जाते थे। खुशी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो अपनी माँ के दुखों को समझ पा रही थी। माँ क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? लाइए मैं आपके कपड़े धोने में मदद करवा देती हूँ। अरे हट, तुझसे क्या होगा? तू जाकर बाहर खेल ले, ये सब तेरी माँ अकेले ही कर लेगी। इसकी किस्मत में यही इसी आश्रम में रहना लिखा है। खुशी तू जा, मैं काम कर लूंगी। और हाँ, बाहर बच्चों से लड़ाई मत करना। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप कमली अम्मा, हर वक्त आप मेरी माँ को ताने क्यों देती रहती हैं? मेरी माँ भी इंसान है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आप मेरी माँ से जितना काम करवाती हैं उतने ही ताने देती रहती है। खुशी बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। चलो अभी के अभी माफी मांगो अम्मा से। नहीं माँ, ये माफी मांगने के लायक भी नहीं है। अम्मा, खुशी के इस व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो तो बच्ची है, अभी समझ नहीं है उसमें। तू मुझे अम्मा अम्मा बोलती है और अपनी बेटी से क्या कुछ नहीं बुलवाती। तेरी बेटी की जुबान बहुत चलती है। किसी दिन आश्रम में ये खबर ना फैल जाए कि एक छोटी सी बच्ची लापता हो गई है, इसलिए अपनी बेटी को कह दियो कमली से तमीज और सोच समझकर बात करे। जी अम्मा, मैं आगे से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि वो आगे से आपसे तमीज से बात करे। ये हुई ना समझदारी वाली बात। चल अब जल्दी जल्दी काम कर, समझी ना, वरना आश्रम का सारा बर्तन भी मैं तुझसे ही धुलवाऊंगी। जानकी की शादी हो चुकी थी, लेकिन जानकी के ससुराल वालों ने जानकी को तब घर से निकाल दिया था जब जानकी ने बेटी को जन्म दिया था। जानकी की बेटी 2 साल की हुई थी तो जानकी की सास ने उसे घर से उसकी बेटी रख कर निकाल दिया। लेकिन जब जानकी घर से निकलने जाने के बाद आश्रम आई तो उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। तब जानकी ने खुशी को जन्म दिया, जो अब 14 साल की हो चुकी थी। खुशी बेटा, जब तक अम्मा ना कहे ना, किसी से बहस नहीं करनी आपको। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, जैसे आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़कर गए हैं। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। अगर आप चली गई तो मैं किसके भरोसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी? तो आपको किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक है ना? और कमली अम्मा से तो दूर ही रहना। ठीक है माँ, आप जो कहेंगी मैं वो सब मानूंगी। अब अगले ही रोज
कमली जानकी को थैला और पैसे पकड़ाते हुए कहती है। ये ले पैसे और जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, थोड़ी जल्दी आने का कष्ट करना दोनों माँ बेटी। लेकिन अम्मा, अभी तो आपने मुझे ये सारे बर्तन धोने को कहा है। अब मैं ये धोने बैठी तो मुझे इसमें ही घंटों समय लगने वाला है। ठीक है, ये छोड़ और जा सब्जी लेकर आ, वरना रात के खाने पर भी आफत होगी। ठीक है अम्मा, मैं अभी मार्केट से जाकर सब्जियां लेकर आती हूँ। इतना बोलकर जानकी अपनी बेटी खुशी के साथ मार्केट के लिए निकल पड़ती है। अब जानकी सब्जियां ले रही होती है, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसे काफी समय से घूर रहा होता है। माँ, वो अंकल मुझे बुला रहे हैं, क्या मैं उनके पास जाऊँ? अंकल? कौन से अंकल? नहीं, कहीं नहीं जाना है। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि किसी भी अनजान लोगों से बात नहीं करते हैं। माँ देखो, वो अंकल जिन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। माँ, अभी तो हमें और भी सब्जियाँ लेनी है, फिर हम घर क्यों जा रहे हैं? और आप तो जानती हैं कमली अम्मा को, वो हम पर फिर से बिना बात बरसेंगी। अभी हमारा घर जाना बहुत जरूरी है, बिना बोले मेरे साथ चल। माँ, हम उस अंकल से भाग क्यों रहे हैं? और वो अंकल हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? अब कुछ देर बाद जानकी और खुशी उस आदमी की आंखों से ओझल हो जाते हैं। इधर जानकी थोड़ी सी सब्जी लिए आश्रम पहुंचती है। अरे, बड़ी जल्दी आ गई तू। लगता है आजकल तेरा दिमाग ठिकाने है। लेकिन ये सब्जी कम क्यों है? कहीं तूने आधी सब्जी तो नहीं ली? हाँ अम्मा, मैं कम सब्जियां ही लेकर आई हूँ। वो आपने जो सब्जी की लिस्ट दी थी ना, वो तो मुझसे खो गई। हाँ, वो सब्जी की लिस्ट मुझसे ही खो गई है, क्योंकि हमारे पीछे। बाकी की सब्जियां मैं कल पास वाले मार्केट से ले आऊंगी। आप चिंता क्यों करती हो? अभी मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। इस डेढ़ पाव ने अभी कुछ तो कहा, लेकिन क्या? और ये जान के इतना घबराई हुई क्यों है? जरूर ये मुझसे कोई बात तो छुपा रही है, लेकिन क्या हो सकता है? इसके पीछे कोई पड़ गया हो। मर्द भी जहाँ खूबसूरत औरत या लड़की देखी नहीं कि चल देते हैं दुम हिलाते हुए उनके पीछे। अब अगले रोज सुबह सुबह ही कमली जानकी के पास आती है और जानकी को उठाते हुए कहती है। अरे ओ महारानी, अब तक सो रही है? उठ भी जा, बाहर चलकर देख तुझसे मिलने कौन आया है। कौन आया है अम्मा मुझसे मिले? इतने सालों में तो मुझसे मिले कोई नहीं आया, और आज अचानक कौन आ गया? अरे तू बाहर तो आ, इतना घबरा क्यों रही है? अब जानकी जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है उसके सामने वही आदमी खड़ा है जो कल उसे मार्केट में दिखा था। माँ, ये तो वही अंकल है जो कल हमारा पीछा कर रहे थे। खुशी, आप अंदर जाओ। जानकी, ये तुम्हारी बेटी है? इसका मतलब तुमने शादी कर ली? अरे मैं तो अब भी कह रही हूँ कहीं शादी करके अपना घर बसा ले, लेकिन यही है कि मानती ही नहीं। तो फिर ये बच्चा किसका है? ये बच्चा, ये तो अपने पेट में ही साथ लेकर आई थी जब तुम लोगों ने जानकी को घर से निकाल दिया था। यानी कि ये मेरी बेटी है? ये आपकी बेटी थी, लेकिन अब आप लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। अब आप जा सकते हो। जानकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें घर से चले जाने के बाद कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे मिली ही नहीं। मुझे पहले तो मेरे माँ बाप इस आश्रम में छोड़ के गए। जब मेरी शादी हुई तो मुझे आपकी माँ ने घर से निकाल दिया। और मेरी गलती क्या थी इसमें? मैंने एक बेटी को जन्म दिया और रिया के जन्म के 2 साल तक मैं गाली सुनती रही, मार खाती रही, और अंत में मुझे ऐसे हालात में घर से निकाल दिया जहाँ मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। मैंने तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया है। अब तो माँ भी नहीं रही। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे माफ कीजिए। जानकी जैसे ही इतना कहकर मुड़ जाने लगती है तभी पीछे से एक लड़की जानकी को पीछे से पकड़कर कहती है। माँ, मेरे कहने पर भी आप मेरे साथ नहीं चलोगी? मेरे खातिर तो घर वापस चलो। रिया, रिया मेरी बच्ची, मैं इतने सालों तक तुझसे दूर रही। कैसे मैंने अपने दिन बिताए तेरे बिना मेरी बच्ची। आज तक मैंने भी कभी जानकी को अपनापन नहीं दिया है, लेकिन आज माँ बेटी के बीच का प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई है। जानकी, मैं तुझे कहती हूँ,
इतने दिन तो तू अपने बच्चों से दूर रही है, लेकिन अब और दूर मत कर अपने बच्चों को। जानकी रो रही होती है। तभी खुशी भी जानकी को गले लगाकर कहती है, माँ, ये क्या मेरी बहन है और ये अंकल क्या मेरे पापा? पापा, आप इतने दिन से कहाँ थे? मेरी माँ ने आपके बिना बहुत दुख काटे हैं। अब आप हमें यहाँ से ले चलो। हाँ जानकी, शायद भगवान की भी अब यही मर्जी है। पहले ही तूने बहुत दुख झेले हैं और अब तो तुझ अनाथ माँ को तेरी अपनी सगी बेटी भी मिल गई। पति के लिए ना सही, बच्चों के लिए तू इतना तो कर ही सकती है ना। और होता भी ऐसा ही है। जानकी को जब उसका पति मार्केट में देखता है तो वो जानकी का पीछा करके उसका पता लगा लेता है, और वो ये जानने के बाद कि उसकी बीवी पास के आश्रम में रह रही है तब वो उसे घर ले जाने आता है। और जानकी भी अपनी बेटी खुशी के साथ अपने पति के घर आ जाती है।